क्या आपने ऐसी आपबीती सुनी है जहाँ व्यक्ति मर कर फिर से जिंदा हो जाता है और जिंदा होने के बाद वो सब बताता है जो उसने अपनी मृत्यु के बाद देखा। ऐसी सच्ची कहानी डोलोरेस कैनन अपनी किताब बिटवीन डेथ एंड लाइफ में बताती है। आइए इसके चैप्टर 3 नियर डेथ एक्सपीरियंस पे चलते हैं, जहाँ एक महिला मरने के बाद किसी से मिलती है और किस तरह गहरे प्रेम और शांति का अनुभव करती है। अब ये कहानी किसी हिंदू, ईसाई और अन्य पौराणिक बातों से मत जोड़ना, जिसमें कोई भैंस पर बैठकर आता है और मृत्यु के बाद तुमसे मिलता है। ये सब निर्भर करता है हमारे बिलीफ सिस्टम पर। तो मैग नाम की एक महिला 1978 में अपनी सर्जरी के दौरान मृत्यु के निकट पहुंच जाती है। सर्जरी से पहले ईसाई धर्म में जन्मी मैग का ईश्वर पर इतना विश्वास नहीं था, लेकिन सर्जरी से पहले उसने आंख बंद कर एक बार प्रार्थना की और कहा, मुझे नहीं पता कि आप हो या नहीं, लेकिन अगर आप हो तो मेरी मदद कीजिए। सर्जरी के बाद मैग गहन देखभाल में और दर्द निवारक दवाइयों के प्रभाव में थी। उसी दौरान उसकी हालत गंभीर हो जाती है और मृत्यु के करीब होती है। डॉक्टर्स और नर्स उसे जिंदा करने में लगे रहते हैं। तभी मैग एक अंधेरे जंगल जैसे परिवेश में उतरती है। उस अंधेरे में पेड़ों के बीच से वह एक प्रकाश की ओर चल रही होती है। उसे किसी प्रकार का डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसे एक गहन सुरक्षा का महसूस हो रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसे एक चट्टानी सुरंग से रोशनी आती नजर आई और उसके बाहर एक धुंध जैसे वातावरण में प्रवेश किया, जहाँ 3 आकृतियां खड़ी थी, जिनमें से एक को उसने, ये अजीब लगेगा, चॉकलेट फैक्ट्री में विली वोंका जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति खड़ा था। तो महिला का सामना किसी विली वोंका जैसे दिखने वाले व्यक्ति से होता है, जिसे वह मृत्यु का दूत मानती है, जो उसे सूचित करता है कि वह अभी मृत्यु का सामना कर रही है। आकृति की भयावह उपस्थिति के बावजूद महिला को उसे दया और प्रेम नजर आ रहा था। उसे ऐसा एहसास होता है कि वास्तव में एक पूर्ण जन्म भी है, जो उसे आश्चर्यचकित कर देता है। वह मृत्यु को एक आसान प्रक्रिया देखती है, जैसे एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी पर हम बैठ जाते हैं। ये एहसास उसे विस्मय और आश्चर्य से भर देता है। मैग ये जान पाती है कि मृत्यु का दूत स्थायी पद नहीं है, बल्कि एक तरह का असाइनमेंट पर है, यानी टेम्पररी है। उसका वह दूत एक विकल्प देता है कि इस लोक में हमारे साथ रहना है या अपने इस धरती पर फिर से वापस लौटना है। मैग को उसी लोक में रहना चाहती थी, लेकिन उसे दिखाया गया कि अगर उसने ये निर्णय लिया तो उसकी माँ और पति को कितनी मुश्किल और पीड़ा से गुजरना पड़ेगा। इसके बावजूद वह अभी भी रुकना चाहती थी। उसे महसूस होता है कि पृथ्वी पर यह समय बहुत तेजी से निकलता है और कुछ ही समय में इसके प्रियजन मृत्यु के बाद उसे आकर मिलेंगे और समझ पाएंगे कि क्यों उन्होंने चुनाव किया। उसके इस चुनाव पर वह दूत किसी तरह से कोई जजमेंट नहीं देता, बल्कि मैग के चुनाव पर सहमति और इज्जत देता है। यानी किसी तरह से उसे अपने चुनाव के लिए दोष नहीं लगाता कि तुमने ऐसा क्यों चुना। वह दूत उसके बच्चों के भविष्य के बारे में याद दिलाता है और कहता है कि हालांकि उसके बच्चे ठीक होंगे, लेकिन मैग के मार्गदर्शन के बिना वे अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसके बावजूद भी महिला अभी भी उसी लोक में रुकना चाहती थी, यानी वो धरती पर नहीं आना चाहती थी। हालांकि उस दूत ने उसे सूचित किया कि उसे अपने बच्चों के करीब रहना होगा और उनका मार्गदर्शन करना होगा, जो मैग को आश्चर्यचकित और निराश करता था। अपनी अनिच्छा के बावजूद वह अंततः जीवन में लौटने का फैसला करती है, यह महसूस करते हुए कि धरती पर रहकर वह अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकती है। दूत और अन्य साथी उसके निर्णय से प्रसन्न होते हैं। अचानक दृश्य बदल जाता है और मैग खुद को एक अलग जगह पर पाती है, जो लोगों को एक समूह के साथ एक घर के बैकयार्ड जैसा दिखता है। उसने अनुमान लगाया कि लगभग 8 से 10 व्यक्ति थे, जो मैग का मार्गदर्शन करने के लिए खड़े थे। अचानक वह अपने बगल में एक शानदार झिलमिलाता हुआ गोला देखती है, चमकता, जिसमें से रोशनी आ रही होती है, जो उसके वास्तविक रूप का आभास कराती है। वह उस गोले के केंद्र में अपने सभी उत्तर पाने की उम्मीद करते हुए उस गोले के अंदर प्रवेश करती है, जहाँ एक दूध जैसी सफेद परिवेश को महसूस करती है। हालांकि केंद्र तक पहुंचने पर वह इस गोले के किनारों को भी महसूस कर पाती है। वह उस गोले से बाहर आती है और मैग अपने अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को पूरी तरह से जान जाती है। लेकिन मैग किसी तरह से अपनी आलोचना नहीं करती, बल्कि उन सब अच्छे बुरे व्यक्तित्व को साक्षी भाव से देख पाती है। महिला की यादें धुंधली हो जाती है। मैग अपने ऊपर अलग अलग आकार और चमकने वाले सितारों से भरे आकाश को देखती है और वे सब आत्माओं की ज्योति समान थी। उसे एहसास हुआ कि प्रत्येक सितारा समान स्पष्टता के साथ चमकता है, चाहे उसका आकार छोटा या बड़ा हो। जब वह अपने तारे के बारे में पूछती है तो वो क्षितिज से ऊपर उठते हुए उसी ओर बढ़ती है। अचानक वह खुद को ऐसे स्थान पर पाती है जहां उसका सितारा स्थित है। वह गहन एकता और लचीलेपन को महसूस करती है, अपने आसपास हर चीज से जुड़ाव महसूस
महसूस करती है। वह समझती है कि उसे और बाकी सभी को नष्ट नहीं किया जा सकता और वह जैसी है वैसी अस्तित्व में है, एक दूसरे से जुड़ी हुई और एटर्नल यानी हमेशा के लिए। कभी उसका मृत्यु या कभी समाप्ति नहीं होती। फिर मैं खुद को घास के मैदान में वापस पाती है, सड़क के किनारे खड़ी होकर जीवन के वृक्ष को यानी ट्री ऑफ लाइफ को देख पाती है। अचानक बिजली का एक विशाल गोला वन से निकलता है और महिला की छाती से टकराता है, जिससे उसकी सांसें थम जाती है। वह इस भावना का वर्णन करती है जैसे कि उसने उससे सब कुछ चूस लिया गया हो, केवल शुद्ध अनकंडीशनल लव जो उसके अस्तित्व की हर कोशिका को भर देती थी। इस अनुभूति से अभिभूत होकर उसे एहसास होता है कि प्यार ही वह सब कुछ है जो वह दे सकती है। अब वह अपने शरीर में वापस लौटने लगती है और अपने बेड पर अपने आप को पाती है, जहां उसकी नर्स उसे देखभाल कर रही होती है। वह आंतरिक रूप से अपने गहन अनुभव पर विचार करती है और महसूस करती है कि अन्य लोग ये बात समझ नहीं पाएंगे। वह सुझाव देती है कि शायद इसे सचमुच पाने के लिए किसी को अपना लगभग जीवन ही खोना पड़ेगा।